पहले पढ़ेंगे 81 क्वेश्चन के लिए हम गद्यांश पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप उस पॉइंट को नोट या कह सकते हैं अंडरलाइन कर ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें लगेगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पंडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों है। जैनेन्द्र कुमार, सिया राम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सद्रूर सरड़ अवस्थी आदि छायावादी युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। ठीक है, यानी कि द्विवेदी जी के बाद बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं, जैनेन्द्र कुमार के, सिया राम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, ये सब क्या है, छायावाद युग के एक कह सकते हैं कि उल्लेखनीय निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। शिवपूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। शिवपूजन सहाय जी के बारे में कहा गया है कि उनका जो गद्य का शैली था वो कैसा था, सहज और सरल था। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जैसे हिमालय, बालक और मतवाला, ये संपादक के रूप में किसे कहा गया है, शिव पूजन सहाय जी के बारे में कहा गया है, और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैसेज हो गया। यहाँ से आपका 81 क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि उन्नयन का अर्थ है, तो अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि उन्नयन का क्या अर्थ है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला अवरोध, दूसरा बी वाला ऑप्शन अवमूल्यन, सी विकास और डी ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी राइटर या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शिवपूजन सहाय जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ना कि उसके अवरोध, अवमूल्यन और ह्रास में, क्योंकि तीनों का अर्थ क्या होगा, लगभग एक ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों गलत होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पैसेज से ही है। पैसेज हम देखते हैं, अगले अभी पढ़े हैं हम पैसेज। ठीक है, तो पैसेज हम लोग देखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे पांडित्य को पीछे रखना या सरल सहज शैली थी। ठीक है, कौन कौन इसमें राइटर हैं जिन्होंने उल्लेखनीय निबंधकार के रूप में छायावाद युग में भूमिका निभाई, ऐसे आप पॉइंट्स को चाहें तो ऐसे अंडरलाइन या नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 82 का, शिव पूजन सहाय किसके संपादक नहीं थे। अभी हम लोगों ने शिव पूजन सहाय के बारे में पढ़ा है कि इनका जो पुस्तक दिया गया है या इन्होंने जिसका संपादन किया है वो कौन कौन सी है, हिमालय है, बालक है और मतवाला है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए हिमालय, बालक और मतवाला ये तीनों उनका संपादन है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि संपादक नहीं है किसके, तो वो किसके संपादक नहीं है, डी सरस्वती पत्रिका के वो संपादक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उल्लिखित युग में निबंधकार नहीं थे, यानी कि जिस युग के बारे में पैसेज में बात किया गया था, यानी कि जो पैसेज के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, उसमें से कौन ऐसे राइटर हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इनका भूमिका नहीं था। तो अभी हम पढ़े हैं छायावाद युग के बारे में। छायावाद युग के बारे में हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा, एक एक यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पे कट करते चलेंगे। तो पहले देखिए, आप बाबू गुलाब राय के बारे में पढ़े, तो ये बिल्कुल ये छायावाद युग के हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, राहुल सांकृत्यायन पढ़ा। देखिए यहाँ राहुल सांकृत्यायन आपको मिल रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यायन भी हैं। ठीक, जैनेन्द्र कुमार को भी हम लोगों ने पढ़ा,
तो जैनेन्द्र कुमार भी छायावाद युग के हैं। सिर्फ एक विद्या निवास मिश्र के बारे में ऐसा कुछ इस पूरे पैसेज में नहीं कहा गया है, इसलिए जो 83 का हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या सही होगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आप मैच करते चलेंगे और ऐसे क्या हो जाएगा कि जो हमारे हैं उनको, यानी कि छायावाद युग के जो राइटर हैं, जो निबंधकार हैं, उनको हम कट करते चलेंगे, बाकी का जो बचेगा वो छायावादी युग के नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में पांडित्य का आशय है, यानी कि जो अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा उसमें पांडित्य का आशय क्या है। तो अगर हम पांडित्य का आशय देखें ना, तो पांडित्य का आशय यहाँ पे पंडित जी वाला पांडित्य नहीं है, ये पांडित्य का यहाँ पे मतलब होता है विद्वान से। क्या होता है, विद्वान या विद्वता हम कह सकते हैं, विद्वता से। जो विद्वान बहुत ज्यादा होगा उसको हम, उसके बारे में हम विद्वता के लिए शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर सही होगा वो डी वाला आंसर सही होगा। धार्मिक और मौलिकता और महानता, ये तीनों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे ये ऐड करिए, जैसे हम पढ़ते हैं ये लाइन, द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है, पांडित्य की जगह हम रखते हैं महानता, महानता को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। तो महानता से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। महान क्यों कोई होता है, जब कोई वो विशेष काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष काम करने के लिए, साहित्य के क्षेत्र में कोई विशेष काम करने के लिए विद्वान होने की जरूरत होती है, विद्वता होने की जरूरत होती है, जिसमें हमारा अगर हम मैच करें तो वहां पे विद्वता ही यहाँ पे सही आंसर के रूप में आएगा। तो हमारा जो 84 क्वेश्चन होगा उसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा इसी पैसेज के ऊपर एक 85 वाला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि द्विवेदी जी की शैली है, द्विवेदी जी की शैली कैसी है। तो आप पहले पूरा का पूरा पैसेज एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब जब भी, इसीलिए हम बोले जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो पूरे पैसेज को एक अंडरलाइन बना करके रखेंगे ताकि कर पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप उसको नोट डाउन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें भूल जाएंगी। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने से क्या होगा कि पूरा पैसेज आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द्विवेदी जी की शैली, और अभी जब हम पूरा पैसेज पढ़े थे तो हम लोगों को मिला था कि उनकी शैली अनौपचारिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम द्विवेदी जी के बारे में बात कर रहे थे, इतने मतलब पूरा जो 3 लाइन ऊपर का है उसमें हम पहले द्विवेदी जी के बारे में ही बात किए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो उनके बारे में कहा गया है कि उनकी शैली कैसी है, अनौपचारिक होती है। तो यहाँ पे हमारा जो 85 क्वेश्चन है उसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनौपचारिक शैली से होगा। बाकी की जो हमारे 3 ऑप्शंस दिए हैं ए, बी और डी, ये तीनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से, पैसेज पढ़ने से ना एकदम ध्यान से अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो पूरे 5 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, जिसमें आपको बिल्कुल के बिल्कुल फुल मार्क मिलेंगे, कोई उसमें एक बट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सारे देश भर में, सारे देश भर में। आप सारे का यूज कब करते हैं, सारे मतलब पूरे के लिए। ठीक है, पूरे का मतलब अगर हम देखें तो विश्व स्तर पे सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, विश्व स्तर पे जितने देश होंगे, विश्व के सभी देशों के बारे में यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम सारे का यूज यहाँ पे कर रहे हैं सारे देश भर में, तो यहाँ पे विश्व स्तर के सभी देश आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें पूरे देश, पूरे देश भर में, तो पूरे देश भर में कहने का मतलब कि जो आपका देश है उस देश के अंदर, पूरे देश में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे देश भर में जो रोष प्रकट करने का एक भावना दे रहा है, तो इसमें सारे देश भर जो है ये अंश हमारा वाक्य में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। बाकी प्रकट करना, रोष प्रकट करना, ठीक है, किया गया, ये सारी चीजें इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है, चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है। विशेषण मतलब समझते हैं,
विशेषण मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चौड़ा से तो हमें किसी संख्या का पता तो नहीं चल रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई सार्वनामिक विशेषण तो नहीं है ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। परिमाण बोधक और गुणवाचक, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी आपको, फिर आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि परिमाण बोधक में हम क्या करते हैं, परिमाण बोधक विशेषण में हम उसको रखते हैं जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि चौड़ाई भी हम माप सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई भी माप सकते हैं, तो बिल्कुल माप सकते हैं, लेकिन मापने के लिए यहाँ पे आपको एक मापक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मापक होना चाहिए। आप चौड़ाई को किस में नापेंगे, मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना चौड़ाई तो देखिए मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे करके हम माप सकते हैं। अगर इसके पीछे, ठीक है, चौड़ा शब्द के पीछे हम मीटर, सेंटीमीटर या कोई भी अगर हम मापक का यूज, हम सिंपल समझिए कि हम परिमाण बोधक उस विशेषण शब्द को कहते हैं जिसके पीछे कोई मापक का संकेत लगा हो। ठीक है, जैसे किलोग्राम लिखा हो, केजी लिखा हो, मीटर लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा हो। ठीक है, ये सारे वेट लिखे हो, लीटर लिखा हो, तो जो ये मापक लिखा होता है, अगर ऐसा कोई आपको शब्द मिलेगा और वहां पे विशेषण पूछेगा तो वहां पर परिमाण बोधक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं चौड़ा में कोई ऐसा चीज तो लिखा नहीं गया है, तो हमारा डी वाला भी आप ऑप्शन नहीं सही होगा। गुणवाचक बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा 87 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चौड़ा, पतला, मोटा, छोटा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये किसी व्यक्ति के गुण को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध स्त्रीलिंग है। देखिए, यहाँ पे आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम बताए थे कि हिंदी में ना जब भी आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो डायरेक्ट आपके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सबको अपने वाक्य में प्रयोग करिए। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वाक्य हम गलत भी बोलते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हद से ज्यादा क्लियर हो जाती हैं चीजें। इसके रूल्स भी हैं, लेकिन रूल्स जो होते हैं कितना आप रूल याद कर पाएंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करेंगे वाक्य में प्रयोग करने के लिए, तो वो चीजें सही हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगम के लिए कोई एक वाक्य आप चूज करिए। तो गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, क्या हमारे लास्ट में आ रहा है, होता है। होती है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, होती है तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो संगम है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। संगठन, संगठन में भी अगर हम प्रयोग करें तो संगठन के लिए भी चलिए एक वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारे कांग्रेस, या सॉरी, हम किसी भी एक विशेष कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को हम डिनोट नहीं करना चाहते हैं, बस एक आप याद रखेंगे। चलिए हम पार्टी का नाम हटा देते हैं, दूसरा कोई हम इस पे बात कर लेते हैं। ये हमारे स्कूल का एक संगठन बन रहा है। ठीक है, ठीक है, बन रहा है। तो आप इसको अगर प्रयोग करेंगे अपने वाक्य में तो रही है नहीं आएगा। ठीक है, रही है नहीं आएगा, रहा है आएगा। ठीक, रही है तो आएगा नहीं, रहा है आएगा, तो ये भी हमारा जो आंसर होगा ये गलत हो जाएगा। चलिए सी वाला देखते हैं, संवेदना। संवेदना क्या होता है, संवेदना को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि उसने मुझसे संवेदना जाहिर की। संवेदना जाहिर की आ रहा है ना, चाहे वो लड़की ने जाहिर किया हो या लड़के ने जाहिर किया हो। ठीक है, तो ये की आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी अगर हम देखें तो डी भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं कि मुझे उससे बात करने में संकोच हुआ। ठीक है, तो संकोच हुआ, हुआ आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डी वाला जो है ये हमारा पुल्लिंग के लिए आ रहा है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो सी वाला हमारा आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी का जो ए, बी और डी वाला आंसर है वो गलत हो जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ये फंडा है कि सबको वाक्य प्रयोग करना सीख लीजिए। छोटे छोटे वाक्यों को, छोटे छोटे शब्दों को वाक्य में जब आप प्रयोग करेंगे ना, और
तो उससे क्या होगा कि जो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना वो क्लियर होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नी धड़क में कौन सा समास है? नी धड़क में कौन सा समास है? समास संक्षिप्तीकरण होता है समास का मतलब, पता है आपको? समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ठीक, यानी कि पूरे वाक्य को हम छोटा थोड़ा करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण हो जाता है। चलिए, तो देखिए निधड़क पूछा गया है। द्वंद्व समास का आपको रूल पता होगा कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में हाइफन आए या फिर और का भाव रहे। ठीक है, और का क्या रहे? भाव रहे, तो वहां पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जब हमारा प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा, अगर हम हमारा एक कह सकते हैं वाक्य दिया हुआ है, उसको जब हम तोड़ेंगे तो दो भाग में वो टूटेगा। जैसे हम देखेंगे निधड़क को, ठीक है, निधड़क को हम देखेंगे, नी और धड़क ऐसे आ जाएगा ना, नी और धड़क। तो जब हम इसको दो भाग में तोड़ रहे हैं तो हमारा पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। अव्यय मतलब कि ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो नी धड़क, नी हमारा क्या हो गया? प्रथम पद अव्यय हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जो हमारा आंसर सही होगा 89 क्वेश्चन का, वो बी वाला हमारा आंसर सही होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि तत्पुरुष में कारक चिन्ह होने चाहिए, कारक चिन्ह होने चाहिए तब ये जाकर के सही होता है। द्विगु नहीं होगा। द्विगु मतलब क्या? द्विगु कब होता है? कि जब वो संख्यावाची होता है, तब वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो 89 क्वेश्चन का बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 90 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। 90 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सफाई किस प्रकार की संज्ञा है? सफाई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूल पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो विशेष हो। ठीक है, विशेष के लिए ये प्रयोग किया जाता है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि किसी का नाम होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए ये प्रयोग होता है। ठीक, अब हम देखें तो पदार्थवाचक क्या होता है कि हम इसको किसी मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी मटेरियल के लिए, चाहे वो पानी हो, लोहा हो, ठीक है, लोहा, सोना, जो भी हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। लकड़ी, ये सारी चीजें पदार्थवाचक में आ जाएगी। जातिवाचक क्या होता है कि वो किसी एक विशेष समूह को दर्शाता हो। ठीक है, किसी एक समूह को दर्शाता हो। जैसे हम छात्र कह दिए, तो छात्र कहने से क्या होता है कि वो पूरे छात्रों के समूह को दर्शा देता है। ठीक है, एक किसी की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि पूरे छात्र समूह की बात कही जा रही है, चाहे वो क्लास फर्स्ट का बच्चा हो, चाहे क्लास वो 12th का बच्चा हो। ठीक है, तो वो पूरे छात्रों को दिखा दिया। तो इस तरीके से ये तीनों रूल पढ़ने से हमें पता चला कि व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक और जातिवाचक, इन तीनों में सफाई से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो बचा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा ही हमारा क्या होगा? सही इसका आंसर होगा। तो 90 वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संहार में उपसर्ग है। संहार में उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग की बात कर लेते हैं। देखिए उपसर्ग के बारे में आप लोग को पता होगा कि वो छोटा शब्द खंड होता है और किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक, तो संहार को आप लोग कभी तोड़िए तो इसमें आप लोगों को मिलेगा कि व्यंजन संधि है। कौन सी संधि मिलेगी? व्यंजन संधि मिलेगी। और व्यंजन संधि का ये रूल होता है कि चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, य, र, ल, व हो, ह हो, ठीक है, श, स हो, तीनों स हम जिसको कहते हैं, स और स तीनों स हम कह सकते हैं, ये अगर रहेगा तो उसके पहले अगर बिंदी आ रही है तो वो बिंदी किस में कन्वर्ट हो जाती है? अपने म में बदल जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देखेंगे जो हमारा 91 वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही होगा वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हार जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से ये पीछे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको प्रत्यय में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मूल शब्द है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? मूल शब्द है। स को लोगों को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। स तो तुरंत ही लगा देंगे कि बिल्कुल ये सही नहीं है। सन और सम में कंफ्यूजन होता है, तो आपको मैंने रूल बता दिया कि अगर ह के पहले अगर आपको बिंदी मिल रहा है तो जब भी आप उसको तोड़ेंगे तो वो शम में बदलेगा। ठीक है, तो हमारा सी वाला भी आंसर सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 92 वाला। आप देखिए 92 क्वेश्चन हमारा है, जो गाने योग्य ना हो, जो गाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द, जो गाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द। तो गे से कोई मतलब नहीं है, गे अज्ञेय। ठीक है, यानी कि ज्ञान से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ना जानने वाले के लिए अज्ञेय कहा जाता है। मुक्त छंद, ये छंद का एक प्रकार होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अज्ञेय का मतलब होता है कि जो गाने योग्य ना हो, क्योंकि गे का मतलब होता है गाने योग्य होने से, और आ लगा देने से ना होने से मतलब हो जाता है, क्योंकि आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो 92 वाला हमारा क्वेश्चन है उसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 93 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव तो आप लोगों को पता ही होगा। तद्भव क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत से टूट करके हिंदी में आए हो और उनका विखंडन हो चुका हो। ठीक है, यानी संस्कृत से हम डायरेक्ट उन शब्दों को ना लिए हो। तो अगर आप देखें तो ज्वलन, यम और फिर जृंभिका। ठीक है, जृंभिका, ये तीनों शब्द आपको संस्कृत के देखने पे ही लग जाएंगे। जवान जो शब्द है, जवान जो शब्द है ये हमारा तद्भव का शब्द है। ठीक है, जवान संस्कृत से टूट करके ये जवान बना हुआ है। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन का हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए तद्भव के जस्ट बाद हमसे क्या पूछ लिया गया है? तद्भव के बाद हमसे तुरंत तत्सम पूछ लिया गया है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से हम शब्द हूबहू ले लिए हैं। ठीक है, संस्कृत से जो शब्द हम हूबहू ले लिए हैं, या हम कह सकते हैं संस्कृत शब्द को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी कि उसके समान जो हो। ठीक है, तो हम डी वाले ऑप्शन से शुरू करेंगे। दो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप संस्कृत का पढ़े होंगे 1-2 तो उसमें आपको द्वि मिला होगा दो के लिए। देवर नहीं होता है, देवर तत्सम नहीं होता है। देवर का जो तत्सम शब्द होगा वो द्विवर होता है। क्या होता है? द्विवर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका तत्सम शब्द ये हो जाएगा। दूब नहीं होगा, क्योंकि दूब का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दूर्बा। क्या होता है? दूर्बा होता है। बाकी बचा एक दुर्लभ जो है ये हमारा तत्सम शब्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा शब्द देशज है? अल्लाह को हम देखते हैं। देखिए अल्लाह, कमीशन, आफत। ठीक है, अल्लाह और आफत ये दोनों हमारे फारसी के हो जाएंगे। कमीशन हमारा इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो क्या हो गए? विदेशज शब्दों में आ जाएंगे। ठुमरी जो है, ठुमरी हमारा देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आरोह का विलोम होगा। आरोह का विलोम, आरोह मतलब समझते हैं क्या होता है? आरोह का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना। क्या होता है? आरोह का मतलब ऊपर चढ़ना। आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोह या आरोह पढ़े होंगे हिंदी में। ठीक है, तो आरोह का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। जब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 ऐसे हम लिखते जाएंगे, तो हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये होता है आरोह। ठीक है, और जब हम बड़े से छोटे की तरह आएंगे तो ये होता है अवरोह। क्या होता है? अवरोह। अवरोह मतलब ऊपर से नीचे उतरना।
तो अपकर्ष से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपकर्ष से कोई मतलब नहीं है, रोह से भी कोई मतलब नहीं है और अनारूढ़ से भी कोई मतलब नहीं है। आरोह का आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जो आरोह का विलोम होगा वो क्या होगा, अवरोह से होगा। ठीक, चलिए तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो 97 वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, यानी कि जितने भी ए बी सी डी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हस्तक्षेप हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हस्तक्षेप बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता लिखना कैसे है। तो पहला सिंपल आप फंडा आप जानिए कि जो हस्तक्षेप होता है उसमें आपको छतरी वाला छ लिखना रहेगा, छतरी वाला छ लिखना चाहिए छे में। ठीक है, छेप जब आप लिखेंगे तो ये छतरी वाला छेप लगेगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखें बी वाले में और डी वाले में, तो ये दोनों में छ से छाता वाला छ है, ठीक है, क्षत्री वाला छ नहीं है। अब अगर हम देखें तो सी और ए में हमारा छेप जो है वो छतरी वाले छ से बना हुआ है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में हमारा हस्त दिया है। क्या दिया है? हस्त। थ नहीं होता है, त होता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 97 क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो ए वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा 98 वाला क्वेश्चन है, उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा। उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा। तो उन्मीलित को आप जब देखेंगे, उन्मीलित का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपको देखिए जितने लोग उन और उन सोच रहे हैं ना मिलित में, वो सब लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको सिंपल ये जानना है कि उन्मीलित अगर आप देखेंगे तो ये किस संधि में आएगा, हमारा व्यंजन संधि में तो आ ही रहा है। ठीक है, व्यंजन संधि में आ रहा है। किस संधि में आ रहा है? व्यंजन संधि में आ रहा है। और उसमें आप देखेंगे तो उन और उन जितने लोग ये वाला सी और डी ऑप्शन सोच रहे हैं वो एकदम भूल जाएं, क्योंकि माँ जो आप अगर इसका नियम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इस नियम से पता चल जाएगा कि सी और डी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे उन्मीलित का, तो हमें इसका जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, उत धन मीलित। क्या मिलेगा? उत धन मीलित। तो हमारा जो आंसर सही होगा, देखिए मलित है यहाँ पे तो मलित से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मिलित हमें मिल रहा है, तो इसका जो आंसर सही होगा 98 क्वेश्चन का बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना के लिए हम अर्कजा का भी प्रयोग करते हैं, कृष्णा का भी प्रयोग करते हैं और कालिंदी का भी प्रयोग करते हैं। मंदाकिनी जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको देखें तो मंदाकिनी जो है ये अगर आप गंगा का पूरा प्रवाह तंत्र देखेंगे, ठीक है, गंगा का पूरा प्रवाह तंत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मंदाकिनी है ये दूसरी नदी है। ठीक है, मंदाकिनी दूसरी नदी है, यमुना नदी का ये पर्यायवाची नहीं है। तो 98 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, तो हमें याद रखना है कि हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मंदाकिनी जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। आप इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि पहले 3 ऑप्शन आप काटते चलिए और जो एक आंसर हमारा होगा वही हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो डी, सी और ये तीनों यमुना का पर्यायवाची है। बी वाला जो हमारा है मंदाकिनी, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हैंड वाला, अनुभवी में प्रत्यय है। अनुभवी में प्रत्यय है। देखिए आपको प्रत्यय करने से पहले हम एक चीज सिंपल बता रहे हैं कि हमेशा आप शब्दों को ना एक निश्चित और एक अर्थपूर्ण भाव में तोड़ा करिए। ठीक है, निश्चित और अर्थपूर्ण
भाव में तोड़ा करिए। प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय का मतलब हो जाएगा कि ये हमारे शब्द के पीछे जुड़ेगा, ठीक है, शब्द के पीछे जुड़ेगा। तो अगर हम अनुभव को तोड़ेंगे, अनुभवी को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पहले अनुभव। अनुभव एक हमारा कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों की श्रेणी में आएगा, इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। और अगर इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ देते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, ई का भी कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। तो ई प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा कि ये पूरी तरीके से हमारा शब्द सही हो जाएगा। अगर हम व जोड़ेंगे तो हमें ई की मात्रा कहाँ से मिलेगी, तो व तो हमारा होगा नहीं, अनु से नहीं हो सकता क्योंकि अनु आगे जुड़ा हुआ है शब्द के। वी नहीं जुड़ेगा क्योंकि वी कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा 100 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बी वाला सही होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से पूरे 20 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी के हैं वो कंप्लीट हो गए।